नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। तो आज का वीडियो उनके लिए जो लोग बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीटेक बायो कर रहे हैं, बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुल मिला जुला के वो बच्चे जो बैचलर डिग्री करने वाले हैं या कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये कतई नहीं बताने वाला हूं कि ये सब डिग्री कर लेने से आपको क्या क्या हासिल हो सकता है, बल्कि मैं आपको वहां वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जो तरीका है, वो जो तरीके हैं, उस तरीके पे मैं आपको एक छोटा सा प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। उसका मेन कारण यही कि जब मैंने बीएससी में टॉप किया था, तो बीएससी में टॉप करने के बाद ढेर सारे जूनियर स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट और उनके मम्मी पापा मेरे पास आते थे। उनका एक ही सवाल होता था कि आप पढ़ते कैसे हो। अब यह सवाल उठता है कि मैं बैचलर डिग्री वालों के लिए ये नियम क्यों लागू होता है, हाई स्कूल वालों के लिए क्यों नहीं, इंटरमीडिएट वालों को क्यों नहीं, एमएससी वालों को क्यों नहीं, एमएससी पीएचडी वालों को क्यों नहीं। उसका उत्तर यह है कि जो साइंस ये कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर लर्निंग क्षमता सबसे ज्यादा बहुत फास्ट सीखता है। जब बच्चा पैदा होता है उसके ब्रेन में आप अच्छा डाल दो तो भी सीख जाएगा, बुरा चीज सिखाओ तो वो भी बुरा चीज भी बहुत जल्दी सीख जाता है, क्योंकि वो अच्छे बुरे की उसमें पहचान नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप 15 साल, 16 साल और 17 साल हिट करते हो, आपके ब्रेन की ऐसी बौद्धिक और तार्किक क्षमता पैदा हो जाता है जो आपको बताता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। ऐसे ब्रेन को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करके आप न सिर्फ डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान बन सकते हैं। और ऐसा इंसान बनेंगे कि उसके सामने जो भी आपके सामने जैसा भी लक्ष्य होगा उसको आप बहुत आसानी से पा सकते हैं। ऐसे उम्र के लोग ज्यादातर बैचलर कर रहे हैं या करने जा रहे हैं टाइप के होते हैं। इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है, ऐसे लोगों को केंद्रित करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि कोई आपके आस में पड़ोस में जो बैचलर या बीएससी करने जा रहा है या कर रहा है, तो उसको जरूर फॉरवर्ड कर दीजिए। अगर आपको लगता है किसी के मम्मी पापा जिसके बच्चे बीएससी और बीटेक या बीकॉम कर रहे हैं, तो आप उनके पेरेंट्स को भी ये लिंक जरूर भेज दीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने बहुत पहले क्लियर कर चुका हूं, मेरा ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है। मनुष्य का जो अगर अब जीवन मिला है, तो आपका जो मेन उद्देश्य है कि तनाव मुक्त जिंदगी जीना। वो तनाव मुक्त जिंदगी, आप एक कागज के टुकड़ा आपका जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको ज्यादा नंबर लाना है, आपको नौकरी पाना है। कैसे भी जिंदगी अगर आप खुशहाली तरीके से जी रहे हैं, तो वही चीज आपका असली जिंदगी है। उसी जिंदगी पे मैं छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूं। अगर आप बीएससी कर रहे हो, तो कैसे आप अपने पढ़ाई को यूज करके, अपने एजुकेशन को यूज करके न सिर्फ अपने मानसिक और बौद्धिक विकास कर सकते हैं, बल्कि आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। जो भी मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं, इस तरीका सिर्फ आपको 4 से 5 या 3 या 2 या 1 ही दिन में हो सकता है। सिर्फ 5 दिन मोटा मोटा मान के चलो, मुझे सिर्फ आपसे 5 दिन चाहिए। उस 5 दिन में आपको स्कूल नहीं जाना है, कुछ काम नहीं करना, घर पे ही रहना है। और घर पे रह के करना क्या है? घर पे रह के जो सबसे पहले काम करना है वो है, जिस घर में आप पढ़ाई करते हैं उस घर को सफाई करना है। मान लो कि अगर आपका घर, जिस घर में आप पढ़ते हैं उसी घर में आपका बेडरूम है, उसी घर में आपकी बहन, आपके मम्मी पापा सब लोग वहीं सोते हैं, तो आपको करना क्या है कि जितना बड़ा आपका टेबल है, उसी टेबल के चारों तरफ एक पर्दा डाल दीजिए। वही आपका कमरा हो गया। अब उसी कमरे को आपको सफाई करना है। अच्छा खासा झाड़ू वाड़ू मार करके, पोछा ओछा मार करके पूरा बढ़िया से चमका दीजिए। पहला काम कर दीजिए। दूसरा काम आपको करना है, जो भी किताबें हैं आपके पास, सारी किताबों को अपने टेबल के सामने रखिए। जहां पे आप पढ़ते हो आपके सामने रखिए, आपके टेबल पे रखिए, दाएं रखिए, बाएं रखिए, ऐसे जगह रखिए ताकि आपको हाथ उठाओ तो आपकी सारी किताबें आपको मिल जाए आसानी से। नंबर 3 आपको क्या करना है कि रिलेशन बनाना है। किसके साथ? आपकी किताबों के साथ, अपने बुक्स के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि रिलेशन बुक के साथ कैसे बनाया जा सकता है। आप ऐसे समझिए कि जैसे समुद्र से कोई जब डॉल्फिन या कोई भी मछली पकड़ के ले आते हैं सर्कस में करतब दिखाने के लिए, या डॉल्फिन ज्यादातर, तो जब डॉल्फिन पहली बार आती है करतब दिखाने के लिए, तो जो उसके साथ उसका मास्टर होता है, जो उसको सिखाता है करतब, वो क्या करता है कि उसके साथ एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है, 1 घंटा 2 घंटा रोज। उससे कोई सिखाएगा नहीं, सिर्फ उसके साथ रहेगा, उसको खाना खिलाएगा, उसको मसाज करेगा। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप क्रिएट करना। तो धीरे धीरे वो जान जाता है कि ये बंदा अच्छा है मेरे लिए। और जब वो सीख जाता है, रिलेशन क्रिएट हो जाता है, तो मास्टर उसको कुछ करतब सिखाना शुरू कर देता है कि अब तुम ऐसे करो, तब तुम वैसे करो, तब क्योंकि वो बहुत अच्छा रिलेशन, मतलब बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो वही चीज आपको करना है। तो आप अपने बुक्स को दोस्त बना लेना है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्त मतलब आखिर में व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो डॉल्फिन और बुक में तो बहुत अंतर है। डॉल्फिन सजीव है और बुक आपका निर्जीव है। अगर आप मेरी बात को पकड़ रहे हो तो आप ऐसे समझिए कि जैसे कि मान लो
कि बुक जब भी आप जो भी आपके टेबल पे है, मेक श्योर कि वो आपका खरीदा हुआ, कहीं से किसी से मांगा हुआ ना हो। जब आप बुक को खरीदते हो तो उस खरीदने जाते हो, लेके आते हो, तो आपको उसके साथ एक इमोशनल रिलेशन होता है कि हाँ, ये बुक मैंने वहां से खरीदा था, इतने रुपए का खरीदा था, वगैरह वगैरह। दूसरी चीज, बुक सिर्फ बुक ही नहीं है। बुक एक तरह से, जैसे हम सब अपने शब्दों में बोलते हैं कि विद्या माई है, हमारे लिए विद्या मतलब बहुत देवी का रूप दिया जाता है। रिलेशन बनाने का चौथा और अंतिम फायदा ये होता है कि क्या होता है कि जब आप बुक खरीदते हो, जब आप रिलेशन क्रिएट करते हो, तो आपका अपने बुक के प्रति एक जिम्मेदारी पैदा हो जाती है। तो बुक आपसे क्या अपेक्षा करता है? बुक आपसे अपेक्षा करता है कि हमको खरीद के तो लाए हो, मेहनत करके लाए तो हो, लेकिन जिसके लिए लाए हैं वो कम से कम उसके लिए यूज तो करो उसको। अगर आप उसके साथ रिलेशन बना के रखे हैं तो आपको आपके अंदर खुद से वो गिल्टी पैदा होगी, हाँ यार चलो पढ़ लेते हैं, नहीं तो बुक भी क्या सोचेगा यार। जब भी आप बुक पढ़ते हो तो उस पर अंडरलाइन खींचते हो, उस पर कुछ शब्द लिख देते हो, कुछ इस बुक में कुछ चीजें नहीं है तो दूसरे बुक से पढ़ा वो चीज लिख दिया, तो एक तरह से आपका एक पूरा भूमंडल तैयार हो जाता है। वो सिर्फ बुक नहीं, वो बल्कि आपका पूरा 3 साल का 4 साल का एक जीवन उसमें छुपा हुआ होता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले काम करना है, बुक के साथ आपको बहुत अच्छा रिलेशन बना देना है। अब हम मान के चलते हैं कि आपको अपने किताबों से हो गया है प्यार। अब हम आगे बात करते हैं कि अगला चीज जो आपको चाहिए वो है स्पिरिचुअल अटैचमेंट। किसके साथ? बुक्स के साथ नहीं, इंसानों के साथ। इंसान में कौन है? जहां पे आप रहते हैं, आपके घर में आपके मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, मामा मामी, ताया ताई, चाचा चाची, जितने भी लोग हैं उसमें से कोई एक बंदा या 2 बंदा या कोई एक बंदा जरूर ऐसा होगा जो आपको दिल से चाहता है। वो दिल से आपके लिए दुआएं करता है कि आप जल्दी से पढ़े हो, आपका तबीयत ना खराब हो, आप आगे बढ़ो, आप हेल्थ सही रहे, आप जो है जिंदगी में आगे बढ़ो। ऐसा कोई न कोई अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं, मेरी दुनिया में ऐसा मेरे लिए सोचने वाला कोई नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप कितने भी खराब हो, कितने भी खराब व्यवहार आपका है, आपका पढ़ते नहीं, पढ़ने मन नहीं लगता, वगैरह वगैरह, इस सब के पीछे इन सब तमाम बुराइयों के बावजूद भी आपके रिलेशन में कोई न कोई एक बंदा ऐसा जरूर है जो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है, निस्वार्थ। आप उस इंसान को ढूंढिए, कौन है आपके घर में। आपका दोस्त हो सकता है, दोस्तनी भी हो सकता है, मम्मी या पापा, सबसे बढ़िया उदाहरण है मम्मी या पापा। उसमें से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। आपको ज्यादा बाहर दुनिया देखने की जरूरत नहीं है। आपको बड़े बड़े महापुरुषों के भी मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उनको भी याद कीजिए। मैं आपके घर में आस पड़ोस में कोई ऐसे बंदे को सिलेक्ट कीजिए जो आपको स्पिरिचुअली आपको बल देता हो। याद रखिएगा, जो मैं स्पिरिचुअली कह रहा हूं, ये स्पिरिचुअली मैं आपको आध्यात्मिक किसी रिलीजन, भगवान या गॉड या किसी भी प्रकार के रिलीजन चीज से दूर रख के बता रहा हूं। ना तो मैं किसी महापुरुष की ही बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं ऐसे लोगों से एक स्पिरिचुअल अटैचमेंट बनाना है जो आपसे बात करता हो, आपके लिए दुआएं करता हो, वगैरह वगैरह। तो इसके फायदे क्या है? तो फायदा क्या होता है कि जब भी आप जिंदगी में निराश होते हो, आप उनको याद करते हो कि, और कभी कभी आप ऐसा काम करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आपके मन में आपके मन के प्रति एक जो है गिल्टी फील आती है कि यार फला जानेंगे तो क्या कहेंगे, कम से कम हम अपने लिए ना सही उनके लिए ऐसा ना करें। अगर कोई भी आप अच्छा काम करते हैं तो आपको और मनोबल मिलता है कि हम अपने लिए ना करें, लेकिन उनके लिए मैं जरूर करूंगा, क्योंकि वो हमारे लिए अगर इतना कर रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए करें। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपको एक स्पिरिचुअल पर्सन ढूंढना है। तीसरा स्टेप है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है कि अगर आप बैचलर में है, बीएससी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट पढ़ के आए, तो ऐसा भी नहीं कि आप एकदम से अनपढ़ हैं, कुछ भी नहीं आता आपको। लेकिन अगर कुछ भी नहीं आता है तो आपको मैं बताने का तरीका कर रहा हूं कि आपको करना क्या है। करता हूं कि जैसे कि आपने बुक खोला, पहला चैप्टर, आप उसको एक लाइन को पढ़िए, आराम से पढ़िए, दूसरी लाइन को पढ़िए, तीसरी लाइन को, एक पैरा पढ़ डालिए। अगर आपके दिमाग में समझ में आ गया तो सही, नहीं समझ में आया फिर पढ़िए, नहीं समझ में आया फिर पढ़िए। आखिर कहना क्या चाहे, क्यों नहीं समझ में आएगा? उसमें कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली होती है, वही चीज आपको समझ में नहीं आती। साइंस में कोई भी ऐसी चीज है मान लीजिए, ठीक है, वो शब्द का मतलब आपको समझ में नहीं रहा, आपके पास मोबाइल फोन है वगैरह वगैरह सब कुछ, वो शब्द को उसी में गूगल में डाल के सर्च किए इसका मतलब क्या होता है। गूगल भी अंग्रेजी में लिखा रहता है, आजकल हिंदी वर्जन भी आपको मिल जाएंगे कि अगर हिंदी में उसका मतलब अच्छे समझ में आ जाए। तो वो शब्द का जब जैसे ही मतलब उस शब्द का मतलब समझ में आ जाए, एक कॉपी लीजिए, उसी कॉपी पर उस अच्छे से उस शब्द का मतलब लिख लीजिए। अब उसी पैरा को फिर से पढ़िए, अब आप इस पैरे को समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि
जब भी आप पढ़ें बहुत ही फोकस करके पढ़ें। ऐसा नहीं कि अरे पैरा एक पैरा नहीं समझ रहा तो स्किप कर दे, छोड़िएगा नहीं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है डिटेलिंग। डिटेलिंग क्या चीज है? तो डिटेलिंग का कहने का मतलब यह था कि जैसे कि मान लो कि कोई भी चीज पढ़ो तो उसको डीप में जाओ और डीप में जाओ और डीप में जाओ। ऐसा करने से आपका जो पढ़ने का जो स्पीड है बहुत स्लो रहता है, बहुत ही कछुए चाल रहती है। लेकिन जब उस डीप से बाहर निकलोगे तब तक पूरा ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका रहेगा। भले ही आप बाकी स्टूडेंट से पीछे चल रहे हैं, लेकिन उस चैप्टर से, उस पैराग्राफ से जो भी प्रश्न आएगा आपको बेहिचक आप उसको कंसेप्ट को समझा सकते हो। जैसे कि एक पैरा में 10 शब्दावली आ गए और 10 का मतलब आपको नहीं पता है, गूगल किया, पढ़ा, पूछा, फोन किया, गुरुजी से पूछा, कोचिंग जा रहे हैं उनसे पूछा, सब बना करके लिस्ट बनाए उसको। जब तक उन 10 शब्द का मतलब समझ में ना आए तब तक आपको आगे नहीं जाना है। इसको बोलते हैं डिटेलिंग करना है। अगला स्टेप है कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी साइंस की चीजें हो ज्यादातर कॉन्सेप्ट की चीजें होती है। कोई भी चीज हो, बीकॉम, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। क्यों हो रहा है, वाई, हो ही क्यों रहा है ना। कोई भी चीज, अगर सूरज निकला हुआ है तो वो जो है दिन में जो है पीला दिखता है, शाम को लाल ही क्यों दिखता है? ठीक है, क्यों दिखता है? हमारी वीडियो आप अपनी आंख से देख पा रहे हैं तो हमारे आपके आंख से अगर ये चीज ब्लू दिख रही है तो ब्लू ही क्यों दिख रही है या लाल क्यों नहीं दिख रहा है? हर एक चीज का एक कारण होता है। जो भी आप पढ़ाई करें उसके पीछे क्यों, वाई। चलिए मैं उदाहरण लेके समझाता हूं आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मान लो आप बीएससी कर रहे हैं तो बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है सेल यानी कोशिका, तो कोशिका के हमारी कोशिका ही मेन है। अगर कोशिका अगर आपको समझ में नहीं आया तो बाकी के सारे बायोलॉजी और बॉटनी आपको समझ में नहीं आएगा। अब कोशिका इतना आसान भी चैप्टर नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस लेकर गोल्गी बॉडी, मेसोसोम है ना, माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही है, तो उसमें कई चीजें आपको पढ़ने पड़ते हैं। वो ऊपर से जो है ब्रेन का सेल, हार्ट का सेल, किडनी का सेल, कई प्रकार के सेल, वो पढ़ते पढ़ते आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। लेकिन दोस्त आप मेरी बात मान लीजिए, जब तक आप पूरे सेल के कॉन्सेप्ट को, कोशिका के कॉन्सेप्ट को समझ में ना आए आप आगे मत बढ़िए। उसी प्रकार से फिजिक्स है। फिजिक्स का जो इंटरमीडिएट का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स, कुछ इस टाइप से चैप्टर है पहला वाला। ठीक है, उसी प्रकार से केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल अगर आपको समझ में नहीं आया तो बाकी की पूरी केमिस्ट्री मैं आपको गारंटी देता हूं आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि पीरियोडिक टेबल में मोटा मोटा, जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण देकर समझाता हूं, तीनों सब्जेक्ट का वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं वो चीज समझाने का कि कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है। तो जैसे कि अब ज्यादातर क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। जैसे कि मान लो कि उदाहरण के लिए लेते हैं कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम की साइज छोटी होती जाती है, या ऊपर से नीचे जाएंगे तो बड़ी होती जाती है। इतना रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि ऐसा होता ही क्यों है। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एटम होता है, एटम क्या होता है, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर कक्षाएं होती है। कक्षा मतलब ऑर्बिट जिसपे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ नाचता रहता है। एक ऑर्बिट, एक कक्षा, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट एंड 4 ऑर्बिट, इस तरह से हर आइटम के ऊपर रहता है। तो सेंटर में होता है प्रोटॉन जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सभी लोग जानते हैं, हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। अब देखो जितना सुख है उतना दुख है, उसमें पॉजिटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। एक दूसरे को पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट भी करते हैं, ये भी आपको पता होगा। सारी देखो, अब जो हाई स्कूल में पढ़ा होगा ऐसा नहीं कि पढ़ाई बेकार चली गई, उसी पढ़ाई को आपको यूज करना है बीएससी में। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैसे वैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक एक बढ़ती जाती है। एक प्रोटॉन बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो आप सोच रहे होंगे जितना प्रोटॉन बढ़ा उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बीच की दूरी तो उतना ही रहनी चाहिए, लेकिन कम कैसे, छोटी कैसे होती जा रही है। याद रखिएगा, जब हम प्रोटॉन को डालते हैं तो हम उसके नाभि में डालते हैं, न्यूक्लियस में डालते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को डालते हैं सेम ही ऑर्बिट अगर 2 है तो दूसरे वाले में ही आएगा। एक स्टेप जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, उसी ऑर्बिट में जाएगा। एक स्टेप आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, वो भी उसी ऑर्बिट में ही रहेगा, लेकिन प्रोटॉन जो है सेंटर में रहेगा। इससे क्या होगा कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ एक जगह इकट्ठा, सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा नहीं बैठे हुए हैं, वो चारों तरफ घूम रहे हैं। तो चारों तरफ घूमने की वजह से उनकी जो, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो दोनों एक दूसरे को भी निगलेक्ट कर दे रहे हैं पावर को, तो प्रोटॉन की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, कैसा करता है कि तुम्हारी ऑर्बिट को थोड़ा सा अंदर खींच लेता है। ठीक है, जब ऑर्बिट को थोड़ा सा अंदर खींच लेगा तो इसी को आकार ही बोलते हैं, तो उसकी साइज छोटी हो जाती है। लेफ्ट टू राइट जाने से आकार छोटी, उसी का उल्टा अब नीचे जाने से भी तो वही घटना हो रही है, क्योंकि प्रोटॉन भी बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, प्रोटॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, लेकिन साथ में एक चीज और बढ़ रहा है, उसकी एक और एक्स्ट्रा कक्षा ही डाल दिया, एक्स्ट्रा ऑर्बिट डाल दिया।
जितने नीचे जाएंगे एक और ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक ऑर्बिट भी डाला, पूरा एक कक्षा का कक्षा डाल दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके साइज को बढ़ना ही बढ़ना है। जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं आपको बहुत स्लो आपको पढ़ाएगा, वो कछुआ के से भी स्लो आप चल सकते हैं। जो 10 दिन में पढ़ते थे उसको आप 20 दिन में लगा के पढ़िए, लेकिन उसको एकदम निचोड़ पढ़ के निकाल दीजिए। चलो एक उदाहरण मैं ले लेता हूं, उसका फिजिक्स का ले लेता हूं। मान लो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स। ठीक है, जैसे कोई भी मेटल है मान लो, ठीक है, अब देखो उसमें भी मेटल है, मेटल भी एटम से बना हुआ है। तो देखो सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि फिलॉसफी भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पता है तो हो सकता है आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर भी समझ में ना आए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, चार्ज होते ही क्या है? दरअसल में आप इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज होता आपने सुना होगा, वही चीज, वही वाला चार्ज वहां पर भी है। ठीक है, तो जैसे आपको कोई एक मेटल है, जैसे लोहा है मान लीजिए, आपने सुना होगा कि लोहा में छूने से करंट मारता है। लोहा मान लो आपके घर के सामने बाहर रखा हुआ है, तो क्या वो लोहे में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, क्या उसमें से चार्ज निकल रहा है? उसका उत्तर है हाँ, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ठीक है, उसका फिर वही क्वेश्चन अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या हम किसी तरीके से उस इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हम जान सके कि उसमें इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है कि नहीं? ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि उसके सामने एक दूसरा इलेक्ट्रोड रख दीजिए, दूसरा लोहा रख दीजिि, उसी लोहे में आप जो है पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए। ठीक है, बैटरी खरीद के आप सिंपल एक पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं। जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, जो बगल में लोहा बैठा हुआ है उस लोहे से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ खींच लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर भी हमें किस बात की गारंटी है कि हमें इलेक्ट्रॉन जा भी रहा है कि नहीं? तो जैसे जो आपने इलेक्ट्रोड लगा रखा था उसी इलेक्ट्रोड में एक छोटा सा कोई बल्ब लगा दीजिए, कोई एम्पियर मीटर लगा दीजिए, कुछ ऐसा मीटर लगा दीजिए जो रिफ्लेक्शन को, जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नोट कर सके। तो देखेंगे उसकी जो ही सुई हिलना शुरू हो जाएगी। जबकि आपने फिजिकल रूप से लोहे को आपस में सटाया नहीं, फिर भी इसमें से करंट क्यों बह रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कुछ न कुछ आ रहा है, और जो आ रहा है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वही आपका चार्ज है। अब आप ये सोचो कि जैसे लोहा है, लोहा की जगह है कि हम कुछ कॉपर रख देते फिर क्या होगा, हम गोल्ड सोना रख देते फिर क्या होगा? इस तरह से जो आपके जो खुरापाती जो साइंटिफिक दिमाग है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। और ये कोई नई चीज नहीं है, जो भी सोलर पैनल जितने भी होते हैं वो इसका कांसेप्ट भी यही होता है। वीडियो जरूर लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल बायोलॉजी का भी ले लेता हूं। जैसे कि मान लो कि एक्सक्रीशन सिस्टम है, हम जो भी खाते हैं पीते हैं, हमारे शरीर में कुछ ऐसे वेस्ट बनते हैं, और वेस्ट भी कई प्रकार के हैं। उसमें कुछ ऐसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं जैसे अमोनिया या यूरिक एसिड या यूरिया बोलते हैं। ठीक है, तो अमोनिया एक ऐसे बहुत टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी के लिए। अब सोचो कि हमारे शरीर में जहर बनता है, उस जहर को निकालने के लिए हमारा किडनी, हमारी बॉडी कितना प्रयास करती है कि निकल जाए बाहर से। अमोनिया को बाहर निकालने के लिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। कौन से एनिमल ऐसे हैं जिसके पास पानी की कमी नहीं है? चिड़िया है, या हम सब हैं, मैमल्स जिसको बोलते हैं, या फिर मछली है, मछली के पास पानी की कमी नहीं है। तो जब मछली के पास पानी की कमी है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि मछलियां जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया एक्सक्रीट ज्यादा कर, ठीक, क्योंकि उसका पानी की सप्लाई नेचर ने इस तरह से बनाया है कि भाई जिसके पास पानी ज्यादा होगा, क्योंकि अमोनिया को बाहर निकालने के लिए हमें पानी चाहिए। पानी किसके पास है? फिश है। तो मैं फिश को जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि जितने भी अमोनिया एक्सक्रीट करना होगा आप करोगे। बर्ड जो सबसे बॉडी सबसे हल्की होती है, पानी सबसे कम होता है, वो नहीं करेंगे। तो उनके लिए भगवान ने क्या बनाया? उनके लिए बनाया यूरिक एसिड बनाया, वो भी अमोनिया ही एक्सक्रीट करती है। अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में, और अमोनिया से यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए पानी की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। अगर उनको पानी की जरूरत पड़ती है, पता लगा कि सारे बर्ड एक एक थैली पानी लेके उड़ेंगी तो उड़ ही नहीं पाएंगी। तो इसलिए नेचर ने इस तरह से बनाया है कि तुम्हारे पास अगर अमोनिया है तो उसको हम पहले यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, उसमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तब तुम एक्सक्रीट करोगे। जब भी चिड़िया जो लोग पोटी करती हैं उनके देखे होंगे व्हाइट स्पॉट सा होता है, उस साथ ज्यादातर वो यूरिक एसिड, इंसेक्ट हो गया, सांप हो गया, इस तरह से। और हम सब क्या है? हम तो ना तो पानी में रहते हैं, ना तो हम उड़ते हैं। तो हमारा बीच वाला भगवान ने हमको दे रखा है, तो ऐसा करो, न तो कम न तो ज्यादा, तुम बीच का निकालो, वो भी है, उसका नाम है यूरिया। तो हम यूरिया। तो अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या डेवलप हो गया? अगर हम एक मछली पढ़ के गए थे, परीक्षा में आ गया कोई झींगा मछली या कुछ और आ गया, तो उसका जो जब भी एक्सक्रीटन मटेरियल होगा वो जो है अमोनिया ही होगा। इंसेक्ट, फ्लाई जो भी हवा में उड़ते हैं उनका वो यूरिक एसिड होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट से और भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बर्ड में पानी नहीं है, तो अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। एनर्जी मतलब ऊर्जा कहां से आती है? ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल, अगर आपको नहीं पता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नहीं पता है, तो आपको यूरिक एसिड का कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बर्ड होती हैं उनके शरीर में जो मसल्स होता है ज्यादा स्ट्रांग होती होंगी हम सबसे या अपनी मछलियों से? उसका उत्तर है हाँ, क्योंकि उड़ती हैं दिन रात।
ऊर्जा आता कहां से? ऊर्जा आता है माइटोकॉन्ड्रिया से। इसका मतलब यह है कि उनके मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होते होंगे। तो उसका उत्तर है हाँ, क्योंकि उनका जो पेक्टोरल मसल है, दिन रात वो नाचते रहते हैं, उनका ये वाला जो पेक्टोरल मसल्स उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा पाए, बहुत ज्यादा एनर्जी है उनके पास। वही एनर्जी का उपयोग करते हैं यूरिक एसिड को निकालने के लिए। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड लेकर के परीक्षा में आ जाएगा, ये उल्टा सीधा करके कि कौन सा पानी में सॉल्युबल है, कौन सा नहीं सॉल्युबल है, वगैरह वगैरह। उदाहरण के लिए अब ओके चलो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अब मैं आगे समझाता हूं। एक अगला स्टेप क्या करना है आपको, करना है व्यवहारिक स्टडी, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। जो भी आप पढ़ाई करो, जो भी पढ़ो, दिन भर पढ़ो, रात भर पढ़ो, जब पढ़ के थोड़ा सा बाहर निकलो, बाहर निकलने के बाद जब आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखो, आसमान में देखो, तारों को देखो, पेड़ पौधों, पड़ोसी को देखो, पक्षी पौधों को देखो, तो वो अपने साइंस को, उस चीज को समझिए कि कभी आपके बर्ड ने कहीं पूप कर दिया है, व्हाइट कलर का एक स्पॉट पड़ा हुआ है, तो आप उस दिन उस बर्ड के पूप को उठा के अपने हाथ पे रखिए। लोग देखेंगे तो कहेंगे पागल है, साइंटिस्ट ज्यादातर पागल ही होते हैं। आप उस देख को समझिए कि ये देखिए, ये इसमें जो है यूरिक एसिड होगा, ये जो है बर्ड से आया है, उसमें पानी कम लगा होगा, एनर्जी ज्यादा लगी होगी, वगैरह वगैरह। व्यवहारिक स्टडी में एक चीज और होता है कि जैसे कि मान लो कि जिस समाज में आप रहते हो, जहां पर रहते हो, दोस्त यार, जैसे कि मैंने आपको स्पिरिचुअल फ्रेंड आपको बताया था, अगर आपकी मम्मी है, पापा है, दोस्त है, बहन है, भाई, आप उस चीज को समझाओ उनको कि आज मैंने जो है पीरियाडिक टेबल पढ़ा है। पता है पीरियाडिक टेबल? पता है क्या होता है पीरियाडिक टेबल? होता है ऐसा होता है, ऐसा होता है। तुम्हारे नाखून में जो देख रहे हैं, नाखून में पता है एटम मिल के बना होता है, या इस आइटम में जो है ये वाला आइटम होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ये है, वो है, ताम है, चाम। आप उसको एक अनपढ़ को बताना है, ठीक है, बात करते रहिए। उससे क्या होता है कि आपके साइंस के प्रति बहुत ज्यादा रुचि पैदा हो जाएगी, क्योंकि जब अनपढ़ व्यक्ति को बताएंगे तो आपको तमाम प्रकार के सवाल आपसे पूछेगा। पूरी जरा देख लो बैटरी चल रहा है कि नहीं। तो ये हो गया आपका व्यवहारिक नॉलेज। ओके, अगला हम आपको बात करते हैं, कुछ अपना एक वैल्यू बनाइए, एक बुक लीजिए, उसमें आप एक नोट बनाइए कि आपको करना क्या है। ठीक है, करना क्या है मोटा मोटा तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा चीज आपको करना नहीं है, जो चीज आपको करना नहीं उसका एक लिस्ट बना लीजिए कि हमको क्या चीज नहीं करना है पूरे बीएससी के दौरान या पूरे बैचलर के दौरान। ये चीज आप डिसाइड कर सकते हो। वो चीज आप ना कीजिए जिसको करने से आपका पढ़ाई, हाँ इसकबाजी भी एक है, वो चीज आपको नहीं करना है जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई पे नुकसान कर रहा है, पढ़ाई पे असर पड़ रहा है। वो चीज आपके लिए मनपसंद भी हो सकती है, मनपसंद नहीं भी हो सकता है। आप जो है 4, 5, 6 एक लिस्ट बनाइए कि हमें ये चीजें नहीं करना है। उदाहरण के लिए कि जो चीज, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले भी नहीं पसंद थी, निकाल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पसंद था लेकिन अब आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक रूल बना रखा है। तो इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस देखो 2 प्रकार के होते हैं। सैक्रिफाइस का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो कि आपके पास 100 रुपए हैं और आपको 20 रुपए का एक किताब खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, बाकी 80 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा है। उसमें से 20 रुपए आपने किसी और को दे दिया, ठीक है, किसी काम के लिए अनुदान ही दे दिया, तो ये सैक्रिफाइस नहीं है। सैक्रिफाइस वहां पे होता है जो आपको 100 रुपए मिले हैं किसी बुक को खरीदने के लिए, किसी अपने काम के लिए, लेकिन आप अपना न खरीद करके फला को दे दिया, इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस को समझने के एक दूसरा उदाहरण समझाता हूं। जैसे कि आपको बीएससी करने के लिए आपको कहते हैं ना कि हम 200% देना है, ठीक है, परसेंटेज तो हमेशा 100 ही होता है, लेकिन जब भी बात कहने वाली बात होती है तो इस तरह से लोग बोलते हैं मैं 101% श्योर हूं, 110%। तो बीएससी में आपको 200% देना है का मतलब जो आपको करना है उसको आपको 100% करना है, और बाद में जो आपको जो छोड़ना है, जो सैक्रिफाइस करना है, हर एक सैक्रिफाइस का आपको 10% जोड़ लीजिए। जैसे कि मान लो कि आपको मूवी नहीं देखना है, आपको उसको 10% दे दीजिए। आपके पास गर्लफ्रेंड लड़के के चक्कर में अभी हमको नहीं पढ़ना है, अभी हम फोकस करना, 10% आप वहां ले लीजिए, तो 120 हो गया। उसी प्रकार से हमको किसी शादी ब्याह में नहीं जाना है, हमको पढ़ाई पर फोकस करना है, शादी जब होगी देखा 10% आप वहां ले लीजिए। तो जब भी आप जितना भी आप सैक्रिफाइस करें वो परसेंटेज आप अपने में दौड़ जाए। इसी तरह से आपको जो है 100% तक 200% तक लेके जाना है। हालांकि ये जो सैक्रिफाइस है इसमें भी आपका स्वार्थ छिपा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो कि अगर हम बारात में किसी नहीं जाएंगे तो समय बचेगा, उस समय पढ़ाई में लगेंगे तो आपका दिमाग विकसित होगा, नौकरी मिलेगा, आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा, आपको मिलेगा, घर बनेगा, बीवी बच्चा होगा, आपका होगा, जो आपको शादी मिला है उसका कोई लेना, क्योंकि इसमें आपका स्वार्थ है। लेकिन बहुत से ऐसे सैक्रिफाइस ऐसे होते हैं जिसमें आपका निह स्वार्थ होता है, ठीक है। ऐसी चीज को अगर आप अपने उस नोटबुक में लिखते हैं तो उसके लिए डबल पॉइंट, मतलब 20% 50% डायरेक्ट आपको पॉइंट मिल जाते हैं। तो लेकिन अब आप सोच रहे होंगे
कि 200% सेक्रीफाइस करना असंभव है। आप ऐसा आपके मन में ऐसा आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे पृथ्वी पर मिलियन बिलियन ट्रिलियन पर्सन ऐसे हैं जो 200% सेक्रीफाइस एवरीडे करते हैं, पूरे जिंदगी भर करते हैं, और उस पर्सन का नाम है माँ। एक बार मैं फिर से कहता हूं, अगर आपको इस रूल में कूदना है तो 200% देना है। अगर नहीं कूदना है तो मुझे 180 वाला नहीं चाहिए, 190 वाला भी नहीं चाहिए, 195 वाला भी नहीं चाहिए। आप जो है इस सिस्टम से बाहर रहिए। अगर कूदना हो तो 200% पूरा दीजिए। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जो साइंस कहता है, जो हमारे बौद्धिक विकास जो होता है 15, 16, 17 साल, जैसा कि मैंने आपको बताया, यही पीरियड ऐसा होता है जो आप अपने लाइफ को बना और बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको इसमें 100% नहीं, 110 नहीं, 120 नहीं, 190 नहीं, 199 भी नहीं, 200% देना है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, 3 साल मेहनत करो, जिंदगी भर आराम करो, या 3 साल आप ऐश करो और जिंदगी भर आप मेहनत करो। बाकी ये आपके हाथों में, आप उस 3 साल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।